जय गुरुदेव बच्चों, आइए आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल उमा क्लासेस पर। आज का पाठ है 16 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। मैं उमा श्रीवास्तव आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ आज पाठ 16 के अभ्यास प्रश्नों के हल को लेकर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार पक्षी कैसे गगन के पंछी हैं? जिसका सही उत्तर है स्वतंत्र। दूसरा है, पंछी के पुलकित पंख किससे टकराकर टूट जाएंगे? इसका सही उत्तर है सोने की सलाखों से। तीसरा प्रश्न है, किसके बंधन में वह सब कुछ भूल गए हैं? जिसका सही उत्तर है सोने की जंजीर में। चौथा प्रश्न है, कविता के अनुसार पंछी कैसे जल को पीने वाले हैं? इसका सही उत्तर है कि कविता के अनुसार पंछी बहते जल को पीने वाले हैं, जिसका सही उत्तर है बहता। इसके बाद आता है एक पंक्ति के उत्तर। एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में ही देना है। पहला प्रश्न है, पंछी के क्या अरमान थे? तो पंछी के अरमान थे स्वतंत्र रूप से खुले आकाश के नीचे उड़ना। दूसरा प्रश्न है, आश्रय छिन्न भिन्न करने की बात पक्षी क्यों कर रहा है? तो आश्रय छिन्न भिन्न करने की बात पंछी इसलिए कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि चाहे हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन यदि भगवान ने हमको पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न न डालो। उड़ान के बदले पंछी क्या क्या त्यागने को तैयार है? तो उड़ान के बदले पंछी त्यागने को तैयार है सोने की मैदा में प्राप्त सोने की कटोरी में प्राप्त मैदे को, और वह अपने आश्रय तक को, अपने घोंसले तक को और टहनी पे बने हुए जो उसका घर है, जो उसका आश्रय है, उसको तक त्यागने को वह तैयार है कि चाहे हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, चाहे हमें टहनी का नीड़ ना दो, लेकिन हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो ये था एक पंक्ति के उत्तर। इसके बाद आता है बच्चों निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों की वीडियो में आप लोगों को इसके बाद मेरा एक वीडियो है जिसमें निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर भी है, उसको आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद आता है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों का उचित पर्यायवाची शब्द मंजूषा से ढूंढकर निकालें। तो ये ऊपर मंजूषा दी हुई है जिसमें शब्द के पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इनमें से आप लोगों को ढूंढकर इनके पर्यायवाची लिखना है। तो पहला है पंछी। पंछी मतलब होता है पक्षी, तो इसका पर्यायवाची है खग, विहग, पखेरु। इसके बाद है कनक। कनक माने होता है सोना, जिसका पर्यायवाची है सोना, कंचन, स्वर्ण। तीसरा है तरु। तरु का मतलब होता है वृक्ष, पेड़, तो इसका पर्यायवाची है पेड़, विटप, वृक्ष। इसके बाद है गगन। गगन का आकाश को कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची है आसमान, नभ, व्योम। इसके बाद आता है प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग करो। ये शब्द युग्म है। शब्द युग्म का मतलब कि एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं, इनको आपको इनका वाक्य में प्रयोग करके इनके अर्थ को स्पष्ट करना है। तो अन्य, इसका वाक्य प्रयोग है, सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण की कथा में घर के अलावा अन्य लोग भी थे। अन्य का मतलब होता है दूसरे लोग। इसके बाद है अन्न। गेहूं अन्न है। इसके बाद है आदि। आदि, आदि का अर्थ होता है जैसे आदि लोग। तो इस दुकान पर चाय पत्ती, चीनी, चावल आदि अनेक वस्तुएं मिलती हैं। दूसरा है आदि। आदि का मतलब जिसकी आदत पड़ जाना। शराब का आदि व्यक्ति तपेदिक से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है। फिर है आकर। आकार। आकर मतलब जो आकर
जो आते हैं, जैसे मंदिर वगैरह में प्रवेश करते हैं, उनको आकर बोलते हैं। तो पुजारी मंदिर आकर प्रसाद वितरण किए। इसके बाद आकार, हाथी का आकार बड़ा होता है। दिन, दिन में सूरज निकलता है। दीन, अर्थवादी युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को दीन समझने लगा है। दीन का मतलब गरीब। इसके बाद है कुल। कुल का मतलब होता है, जो कुल का अर्थ होता है एक तो परिवार से, परिवार का कुल, जो कई परिवार मिलते हैं, वंश जिसको कहते हैं, और दूसरा समग्रता को भी कुल कहते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, कुल। रमेश एकमात्र अपने कुल का दीपक है, अपने वंश का दीपक है। कुल, कुल मतलब किनारा। यमुना के कुल पर कृष्ण ग्वालों के संग खेलते थे। अब इसके बाद आता है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है, पहचान कर अलग अलग लिखें। तत्सम का अर्थ होता है जो संस्कृत से सीधे ले लिए जाते हैं, और तद्भव का अर्थ होता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं किंतु हिंदी में उनमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो अब इसमें देखते हैं तत्सम कौन सा है। तत्सम शब्द है पक्षी, वेटक, नभ, खग, दंत, अश्रु, हस्त, तरु, श्रृंखला। तो ये हो गए संस्कृत से आए सीधे शब्द जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद है तद्भव शब्द, आँख, दही, पाँव, कान, पेड़, दांत, आसमान, चिड़िया, जंजीर। अब इसके बाद प्रश्न आता है, जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ अथवा भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक व्यक्ति वस्तु विशेष का नाम, जैसे राम, हिमालय। इसके बाद है दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति का नाम, जैसे लड़का, किताब आदि। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा, किसी भाव का बोध कराते हैं, बुढ़ापा, महानता आदि। कुछ ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं जो अन्य भेदों से बनते हैं। उदाहरण पढ़कर उचित भाववाचक संज्ञा पर गोला कीजिए। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा पे आपको गोला करना है, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, हाथ से हथियाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा लंबाई, लंबा से लंबाई, सच्चा से सच्चाई। क्रिया से सिलना से सिलाई, पीसना से पिसाई, सर्वनाम से अपना से अपनापन। तो ये थे भाववाचक संज्ञा। अब आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। कविता का शीर्षक आपको कितना उचित लगा, यदि हाँ तो क्यों? इसका उत्तर है, कविता का शीर्षक सर्वथा उचित है, क्योंकि प्रस्तुत कविता में पिंजड़े में बंद पक्षी की मनोदशा का वर्णन है। पक्षियों का जन्मसिद्ध अधिकार है स्वच्छंद होकर उड़ना। तो इसलिए इसका शीर्षक सर्वथा उचित है, और इसलिए हमें यह क्यों उचित है ये भी हमने बताया। दूसरा प्रश्न है, कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है? कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी पक्षियों को पिंजड़े में कैद करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनका संरक्षण करें, जीवों के प्रति प्रेम करें। दूसरा है पक्षियों के साथ हो रहे तीसरा प्रश्न है, पक्षियों के साथ हो रहे अन्याय विषय पर लगभग 100 शब्दों में अपने विचार लिखिए। उत्तर है, पक्षियों के साथ अन्याय
होते हैं, जैसे उन्हें बांध कर रखना। पतंग आदि की डोरियों से पक्षी घायल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक करने की नितांत आवश्यकता है। पंछियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करना चाहिए तथा उनके संरक्षण के लिए कानून बनाने की भी आवश्यकता है। इसके बाद प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी एवं मानक रूप में लिखें। पिंजरबंद की शुद्ध रूप पिंजरबद्ध है। मिट्टी का है मिट्टी, और विद्या का है विद्या, और विश्वविद्यालय का है विश्वविद्यालय। इसके बाद प्रश्न आता है, उद्यम। उद्यम का है उद्यम, बुद्धि का बुद्धि, प्रश्न उत्तर का प्रश्न उत्तर, सुप्रसिद्ध का सुप्रसिद्ध, छुट्टियाँ छुट्टियाँ, और पत्ता का पत्र। तो इस प्रकार से हो गया शब्दों के शुद्ध रूप। अब 5वां प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखें। तो ये शब्दकोश दिए हैं, सर्व, पुष्प, मध्य, क्रिया, खोजी, तलाश, श्वास, ज्ञान। अब इसको आपको लिखना है शब्दकोश के अनुसार। तो इस प्रकार से है, सबसे पहले हमारी वर्णमाला में का शब्द आता है, तो क्रिया, इसके बाद ख खोजी, फिर ता वर्ग आता है तलाश, पा वर्ग पुष्प, मध्य सर्व, श्वास, ज्ञान। तो इस प्रकार से ये शब्दकोश के अनुसार शब्द लिखे गए हैं। तो ये था पाठ 16 के अभ्यास प्रश्नों का हल। आशा है आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आ गए होंगे और अब आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जय गुरुदेव।